Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss only four issues. The first issue is related to future of India Middle East Europe economic corridor. Second issue is why is the fiscal architecture of municipalities flawed. And the third issue is role of critical minerals in India's clean energy ambitions. And fourth issue is related to gender equity in courts. So let's discuss all the issues in detail. What is the future of IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor? Why news? The recent trade friction with the US has prompted India to intensify its efforts to further diversify its economic interactions with various countries worldwide such as UK and European Union. इंडिया के रिसेंट में यूएस के साथ कुछ ट्रेड फ्रिक्शंस चल रहे हैं। इन फ्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने कुछ अदर कंट्रीज सच एज यूके एंड यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को डाइवर्सिफाई किया है। India should also proactively develop frameworks such as the India Middle East Europe Economic Corridor. इंडिया को प्रेजेंट में कुछ फ्रेमवर्क सच एज IMEC डेवलप करने होंगे। While the IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023, it has not made much progress since due to October 7 terror attack in the Israel and Israel's bombardment of Gaza. IMEC सितंबर 2023 में G20 समिट के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था इंडिया में। तब से लेकर अब तक इस पर कोई स्पेशल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये स्पेशल प्रोग्रेस इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इजराइल में अक्टूबर 7 को हमास के द्वारा अटैक किया जाता है एंड इसके बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर बम्बार्डमेंट स्टार्ट किया। यही वजह है कि IMEC प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। द इजरायली पोर्ट ऑफ हाफिया इज अ की पोर्ट ऑफ द ओरिजिनल IMEC प्रोजेक्ट। इजरायली पोर्ट हाफिया जो कि IMEC प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अबाउट IMEC कॉरिडोर, IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023. IMEC will be a corridor which consists of railroad, ship-to-rail network, road transport road extending across two corridors, East Corridor and North Corridor. IMEC 2023 में G20 समिट के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था। IMEC प्रोजेक्ट के अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रोड इसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही इसमें टू कॉरिडोर भी इंक्लूड किए गए हैं। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट को टू कॉरिडोर में डिवाइड किया गया है। ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा। नॉर्थन कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप। नॉर्थन कॉरिडोर गल्फ को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। Participant countries will work collectively to arrange and implement all elements of the transit route. पार्टिसिपेंट कंट्रीज कलेक्टिवली तरीके से वर्क करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी एलिमेंट्स की नीड होगी पार्टिसिपेंट कंट्रीज उनका अरेंजमेंट करेंगे। ऑल कंट्रीज को ऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंस, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं ये सभी टेक्निकल डिजाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। फाइनेंसिंग, लीगल एंड रेलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। IMEC seek to build a clean and hydrogen pipeline, an electricity cable, a high-speed undersea digital cable, and consolidate existing infrastructure such as ports. IMEC प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन इसमें इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी केबल इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हाई स्पीड अंडरसी डिजिटल केबल इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन IMEC? IMEC पर अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है? Progress on IMEC in the northern part of the corridor. Northern corridor is mostly in West Asia. Progress is slowly due to Israel-Palestine conflict. नॉर्थन कॉरिडोर ज़्यादातर वेस्ट एशिया में लाई करता है और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस पर मच प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। दिस क्राइसिस एंगर्ड द वूल ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम विच पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने वूल वेस्ट एशिया को एंगल्फ किया है जिसकी वजह से IMEC कॉरिडोर बैक बर्नर में जा चुका है। प्रोग्रेस ऑफ IMEC ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में क्या प्रोग्रेस हुआ है? ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस। ईस्टर्न कॉरिडोर UAE और इंडियन पोर्ट को कनेक्ट करता है और इस कॉरिडोर में प्रोग्रेस थोड़ा फास्ट हुआ है नॉर्थन कॉरिडोर के कंपेयर में। The economic relations of India and UAE are on a northward trajectory, increasing bilateral trade.
इंडिया और यूएई के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी बूस्ट हो रहे हैं। ट्रेड रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इंडिया एंड यूएई लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आईएमईसी। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है, जो कि आईएमईसी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। इट एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर इंडिया और यूएई के बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिड्यूस करेगा। साथ ही लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईज ऑफ डूइंग ट्रेड में एक सिग्निफिकेंट रोल इसका होगा। सो अदर एलिमेंट ऑफ द कॉरिडोर इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल एंड पाइपलाइंस, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेस, telecommunication lines and clean energy technology cooperation will have to wait till the situation in West Asia normalizes। आईएमईसी कॉरिडोर के जो अदर एलिमेंट हैं सच एज क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल, पाइपलाइन, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेज, टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये अब वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन तक इनका वेट करना होगा। इट मीन्स इन सभी एलिमेंट्स पर एक्शन तब तब टेकन किया जाएगा जब वेस्ट एशियन कंट्रीज में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा। Therefore, the countries on the eastern part of the corridor should use this time to develop their capacity to improve connectivity among them। जब तक वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक ईस्टर्न कॉरिडोर वाले पार्ट में कंट्रीज को अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए एंड आईएमईसी के साथ कनेक्टिविटी को इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। What India can do? इंडिया क्या कर सकता है? India can use this time to prepare its port, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC। इंडिया को इस टाइम मेनली अपने पोर्ट्स को प्रिपेयर करने में फोकस करना होगा। आईएमईसी के साथ कनेक्टिविटी नोड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना होगा। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक जो भी है इंडिया के, इन्हें इम्प्रूव करना होगा सो दैट आईएमईसी के साथ इंटीग्रेशन को बूस्ट किया जा सके। नंबर 2, इंडिया शुड पुश फॉर द आईएमईसी सेक्रेटरी विच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द आईएमईसी मोर ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया को आईएमईसी सेक्रेटेरिएट के लिए फोकस करना होगा, पुश करना होगा। आईएमईसी का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। अगर इसका सेक्रेटेरिएट होगा देन आईएमईसी को मोर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ आईएमईसी। आईएमईसी का क्या सिग्निफिकेंस है? इकोनॉमिक बेनिफिट। IMEC can reduce India-Europe shipping time by 40% and logistic cost by 30%, making Indian export more competitive। IMEC इंडिया यूरोप के शिपिंग टाइम को 40% तक रिड्यूस कर सकता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को 30% तक डिक्रीज कर सकता है और इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। serve as a transparent and sustainable alternative to China's BRI, strengthen India's strategic partnership with the US, European Union, and Gulf nations, and enhance India's role as a regional leader। IMEC चाइना के BRI के अल्टरनेटिव के तौर पर वर्क कर सकता है। साथ ही इंडिया के US, EU एंड गल्फ नेशंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इंडिया अपने रीजनल लीडर के तौर पर अपने आप को एनहांस कर सकता है। एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। आईएमसी इंक्लूड प्लान फॉर क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड हाई स्पीड डाटा केबल अलाइनिंग विद ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल कनेक्टिविटी गोल। आईएमईसी के अंदर क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड हाई स्पीड डाटा केबल्स का प्लान किया गया है और ये सभी ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी गोल्स को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। In this lecture, we will discuss about reduced fiscal power of urban local bodies. We will also discuss types of urban local government, municipal corporations, municipalities, Nagar Panchayat।
Urban India generates nearly two-thirds of national GDP, yet its municipality control less than 1% of the country's tax revenue. Urban India about two-thirds national GDP जनरेट करता है, बट कंट्री के टैक्स रेवेन्यू में म्यूनिसिपैलिटीज का शेयर 1% से भी लेस है. Indian cities are not generating revenue not because they are inefficient, but because the fiscal architecture has failed them. Indian cities रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए नहीं कि वो अनएफिशिएंट है, बल्कि ऐसा इसलिए है बिकॉज फिजिकल आर्किटेक्चर जो है वो बेटर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है. टुडे म्यूनिसिपल फाइनेंस इज डिपेंडेंट ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स लोन एंड स्कीम. आज म्यूनिसिपल फाइनेंस फुल्ली तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स लोन्स एंड स्कीम्स के ऊपर डिपेंड है. द कोर ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन पावर. ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज टैक्सेशन पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है जीएसटी के थ्रू. Despite the 74th Constitutional Amendment Act, municipalities lack the financial autonomy, resources, and capacity to perform the 18 functions developed to them, hindering effective urban governance. 73rd Constitutional Amendment Act जो पास किया गया था उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को इकोनॉमिक पावर गिवन करने के लिए प्रॉमिस किया गया था, बट आज म्यूनिसिपैलिटीज के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी टू परफॉर्म द 18 फंक्शंस का लैक है. इट मीन्स यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज के म्यूनिसिपैलिटीज के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से 18 फंक्शंस पर जो इन्हें परफॉर्म करना है वो बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं. हाउ डिड सिटीज लॉस इट्स टैक्स रेवेन्यू. सिटीज का टैक्स रेवेन्यू किस तरह से लॉस हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, इंडियन सिटीज लॉस्ट नियरली 19% ऑफ देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेस. जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद इंडियन सिटीज ने अबाउट 19% तक अपने रेवेन्यू सोर्सेस लॉस्ट किए हैं. ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स एंड लोकल सरचार्जेस, the traditional lifeline of municipal budget were subsumed under the GST framework. सिटीज के जो ट्रेडिशनल लाइफलाइन हुआ करते थे म्यूनिसिपल बजट के लिए, सच एज ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स एंड लोकल सरचार्ज, ये सब अब जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर सब्ज्यूम्ड कर दिए गए हैं. इट मीन्स यहाँ पर सिटीज के लिए जो टैक्स के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था अब वो यहाँ जीएसटी में ट्रांसफर हो चुका है. सिटीज डिपेंडेंस ऑन स्टेट एंड सेंट्रल ग्रांट्स इंक्रीज. अब सिटीज का सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है. देयरफॉर म्यूनिसिपैलिटी लैक फिस्कल ऑटोनॉमी वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड एंड रिस्पांसिबिलिटी डिसेंट्रलाइज्ड. म्यूनिसिपैलिटीज के पास फिस्कल ऑटोनॉमी का लैक है, जहां पर पावर को तो सेंट्रलाइज किया गया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ डिसेंट्रलाइज किया गया है. यहाँ पर इकोनॉमिक पावर की बात की जा रही है जो सेंट्रलाइज हो चुकी है जीएसटी के थ्रू, बट अभी भी सिटीज के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से इन्हें गिवन की गई है. Cities are expected to deliver solid waste management, affordable housing, climate resilient, and digital infrastructure, but without the resources to fund such services. सिटीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटर तरीके से करें, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वर्क करें, क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट पर फोकस करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, बट इन्हें सफिशिएंट रिसोर्सेज गिवन नहीं किए गए हैं इन सभी वर्क को कंप्लीट करने के लिए. थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अर्बन लोकल गवर्नमेंट के थ्री मेन कैटेगरीज क्या क्या है. नंबर 1, नगर पंचायत. जुरिसडिक्शन, ट्रांजिशनल एरिया दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बनाइजेशन. नगर पंचायत वो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं जो कि अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. फंक्शन टू गवर्न एरिया दैट आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन स्टेटस. ऐसे एरियाज जो रूरल से अर्बन स्टेटस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नगर पंचायत उन एरियाज के लिए वर्क करती है. अल्टरनेटिव नेम नोन
ऑल्सो नोन एज टाउन पंचायत और नगर पंचायत। इन्हें टाउन पंचायत या नगर पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 म्यूनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका। एरिया एंड पॉपुलेशन, एडमिनिस्टर स्मॉलर अर्बन एरियाज और टाउन्स टिपिकली विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 25,000 एंड 1 मिलियन पॉपुलेशन। म्यूनिसिपैलिटी उन एरियाज में वर्क करती है जो स्मॉलर हैं, स्मॉलर सिटीज हैं, जिनका पॉपुलेशन 25,000 से 1 मिलियन के बिटवीन है। उन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी वर्क करती है। गवर्निंग बॉडी, गवर्न बाय म्युनिसिपल काउंसिल और बोर्ड कंपोज्ड ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स। म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स इंक्लूड होते हैं, हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। म्यूनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट या चेयरमैन के द्वारा हेडेड किया जाता है। नंबर 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम, सिटी कॉरपोरेशन। एरिया एंड पॉपुलेशन, एडमिनिस्टर लार्ज सिटीज और मेट्रोपॉलिटन एरियाज टिपिकली विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन पीपल। कोई भी ऐसा सिटी जहां पर 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल लिविंग करते हैं, उन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। गवर्निंग बॉडी, गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें कॉरपोरेटर्स या फिर काउंसिलर्स कहा जाता है। इट इज हेडेड बाय मेयर, ये मेयर के द्वारा हेड किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होता है? India's ambition to be a global leader in clean energy and sustainable growth depend on securing critical minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements. इंडिया को अगर क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में ग्लोबल लीडरशिप के एम्बिशन को कंप्लीट करना है, इसके लिए इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट को सिक्योर करना होगा। These minerals drive key technologies such as electric vehicles, solar panels, wind turbines, and energy storage, making them vital to India's green transition and long-term energy goals. इन क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया के की टेक्नोलॉजीज को ड्राइव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए एंड इन एनर्जी स्टोरेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। As India aims to achieve 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 and net zero emission by 2070, ensuring the supply of critical minerals and rare earths becomes important. इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करने का एम है। साथ ही 2070 तक इंडिया ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा हुआ है। इन सभी टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सिक्योर करना होगा। India's more reliance on imported critical minerals demands stronger domestic mining, better infrastructure, and global partnership. इंडिया प्रेजेंट में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड है और इस डिपेंडेंसी को कम करना होगा। इन्वेस्टिंग इन माइंस एंड मॉडर्न रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज विल बिल्ड रिसिलिएंट सप्लाई चेन एंड एडवांस द आत्मनिर्भर भारत विजन इन द क्लीन एनर्जी रेस। इंडिया को माइंस पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा, साथ ही मॉडर्न रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज को बूस्ट करने के लिए इंडिया को कुछ इनिशिएटिव टेकिंग करने होंगे, सो दैट इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसको कंप्लीट किया जा सके। क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन, इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन में क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल है? क्रिटिकल मिनरल्स आर नेसेसरी टू इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल। इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल को अचीव करने में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। लिथियम एंड कोबाल्ट आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एज इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रोइंग रैपिडली। प्रेजेंट में इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट रैपिडली तरीके से ग्रो हो रहा है। लिथियम एंड कोबाल्ट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए एसेंशियल होते हैं। India's reliance on import for these minerals nearly 100% for lithium, cobalt, nickel, and over 90% for rare earth elements expose it to supply chain vulnerabilities. इंडिया
लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल के रिस्पेक्ट में 100% अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। रेयर अर्थ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इंडिया को 90% अदर कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ रहा है। Geopolitical tensions, trade restrictions, and global competition with China, which controls 60% of global rare earth elements production and 85% of processing capacity, underscore the urgency of building a self-reliant supply chain to achieve its clean energy ambitions, industrial growth, and national security. इंडिया ज़्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से सप्लाई करता है। चाइना के साथ प्रेजेंट में इंडिया के जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड ग्लोबल कंपटीशन फेस करने पड़ रहे हैं। चाइना प्रेजेंट में 60% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं 85% प्रोसेसिंग कैपेसिटी ओनली चाइना डील कर रहा है। चाइना पर हमें डिपेंडेंसी को कम करना होगा सो दैट सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन को बिल्ड किया जा सके और इंडिया के जो भी क्लीन एनर्जी एम्बिशंस हैं उसको अचीव किया जा सके। इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी को भी हमें ध्यान में रखना होगा। India's mineral potential. India has vast untapped mineral potential with lithium in Jammu and Kashmir and Rajasthan and rare earth elements in Odisha and Andhra Pradesh. इंडिया के अंदर मिनरल्स काफ़ी पोटेंशियल वे में है। इट मीन्स यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान के अंदर लिथियम का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक्सप्लोरेशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। इन सभी एलिमेंट को एक्सप्लोर करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। नीड टू बिल्ड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी। इंडिया को रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। इंडिया कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन, इट मस्ट रैपिडली बिल्ड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में इंडिया का ओनली 1% रोल है। इंडिया को अपना रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग को बिल्ड करना होगा और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या रोल होगा? प्राइवेट पार्टनर्स कैन ब्रिंग एडवांस्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्ट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट पार्टनर्स को अगर इसमें ऐड किया जाता है देन ये प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को एडवांस कर सकते हैं। साथ ही रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या रोल है? नंबर 1, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज। Lithium, cobalt, and nickel are crucial for the production of lithium-ion batteries that power electric vehicles and grid-scale energy storage system. Graphite is another key component for battery anodes. लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल जो कि लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर के तौर पर यूज की जा रही हैं। साथ ही ग्रेफाइट जिसका बैटरी एनोड्स के कंपोनेंट के तौर पर यूज किया जाता है। नंबर 2, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या रोल है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक neodymium and dysprosium are essential for making high strength permanent magnets used in efficient and compact wind turbine. This is vital for achieving wind energy capacity target. इंडिया में विंड एनर्जी कैपेसिटी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट सच एज नियोडाइमियम एंड डायस्प्रोजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बिकॉज नियोडाइमियम एंड डायस्प्रोजियम जो होते हैं वो हाई स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट को मेकिंग करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोलर एनर्जी में इन एलिमेंट्स का क्या रोल है? मिनरल्स सच एज सिलिकॉन, टेलुरियम, Iridium and gallium are important for manufacturing photovoltaic cell in solar panels, enhancing their efficiency and durability. फोटोवोल्टेइक सेल जो कि सोलर पैनल्स में यूज किए जाते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ मिनरल्स सच एज सिलिकॉन, टेलुरियम, आइडियम एंड गैलियम का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके थ्रू इंडिया के एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी को
एनहांस किया जा सकता है। इट मीन्स इंडिया में जो सोलर पैनल्स आज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उन सोलर पैनल की एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग एंड energy efficient lighting means LEDs and catalytic converters which reduce emission from existing combustion engines lead to clean energy future। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट एलईडीज के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके थ्रू क्लीन एनर्जी फ्यूचर को इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन एलिमेंट्स लाइक इथेरियम एंड केरियम आर यूज्ड इन मेम्ब्रेन्स एंड कैटलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को मोर एफिशिएंट करने के लिए कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइजर के तौर पर यूज किए जाते हैं, सच एज इथेरियम एंड सीरियम। India's challenge related to critical minerals and rare earth elements। क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड इंडिया के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर वन, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया इज 100% import dependence for many critical minerals like lithium, cobalt and nickel, primarily relying on China। इंडिया आज लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल के लिए 100% अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, स्पेशली इसमें चाइना टॉप पर है। नंबर टू, लैक ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। Despite having some reserves, fifth largest rare earth reserves globally in the Munjat sands, India lacks the advanced technology and infrastructure for refining and processing these minerals into usable form। इंडिया के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी रिजर्व है। उसके बाद भी इंडिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से इंडिया को अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अभी प्रोसेसिंग कैपेसिटी का लैक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न। माइनिंग दिस मिनरल्स कैन हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल वाटर कंटामिनेशन, habitat destruction, creating a challenge in balancing resource extraction with sustainability goal। इंडिया के बिफोर कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न है, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, उस टाइम पर वाटर कॉन्टामिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल बैरियर्स। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्स substantial capital investment, advanced technology and skilled manpower which are currently in short supply in India। इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पावर की नीड होगी, जो कि इंडिया के पास अभी नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM, launched to ensure a self-reliant ecosystem covering the entire value chain from exploration to recycling। इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है, सो दैट इंडिया के अंदर सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम इंश्योर किया जा सके, और इसके अंदर मिनरल के एक्सप्लोरेशन से लेकर रिसाइकलिंग तक का प्रोसेस इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इन 2023, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 amended, allow for private sector participation in the exploration and mining of 24 identified critical minerals and provided the central government with exclusive auctioning authority। इंडिया ने 2023 में माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 24 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को यहाँ पर इंश्योर किया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप। India has joined the US-led Mineral Security Partnership and Quad Critical Mineral Initiative to diversify supply chain and collaborate on technology। इंडिया ने सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कोलैबोरेट कुछ अदर कंट्रीज के साथ किया है, सच एज इंडिया ने यूएस लीड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल
काबिल, a joint venture to identify and acquire critical mineral assets overseas with ongoing collaboration in Argentina and Australia for lithium and cobalt project. इंडिया ने लिथियम एंड कोबाल्ट प्रोजेक्ट पर कुछ अदर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया है, सच एज अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। काबिल एक जॉइंट वेंचर है सो दैट क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Rupees 1,500 crore incentive schemes has been approved to boost domestic recycling capacity, and centers for excellence have been established to drive research and development in alternative materials and processing technology. इंडिया में डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,500 करोड़ रुपीज का इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया है, और साथ ही सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस भी इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्टेब्लिश किया गया है। In this lecture, we will discuss about gender equality in Indian judiciary. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in news? Women's underrepresentation in India's higher judiciary continues to be a sad reality. As per India Justice Report 2025, women constitute only 14% of judges in the High Courts and only 3.1% in the Supreme Court. इंडिया के हायर जुडिशरी में वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन आज भी एक सैड रियलिटी बना हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ओनली 3.1% है, जबकि हाई कोर्ट में ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। अमंग द 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर इज ओनली वन वुमेन। द सिल्वर लाइनिंग इज हर एक्सपेक्टेड एलिवेशन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबाउट 34 जजेज हैं, इनमें से ओनली वन वुमेन जज है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज ओनली 36.3%, विच इज हार्डनिंग। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अपर जुडिशरी के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है, अबाउट 36.3% यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड हैविंग आइदर नो वुमेन जजेस और जस्ट वन वुमेन जज। ये वो स्टेट है जहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या तो जीरो है या फिर ओनली वन वुमेन जज इन हाई कोर्ट्स के अंदर है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में जजेस का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट आर मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224। हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में गिवन नहीं किया जाता है। फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन इंडिया एंड एशिया वाज जस्टिस फातिमा बीबी। शी वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। इंडिया और एशिया की फर्स्ट जस्टिस जस्टिस फातिमा बीबी रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर 1989 में अपॉइंट की गई थी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी में वुमेन का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 36.3%, इन द हाई कोर्ट 13.4%, इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली 3%। आउट ऑफ टोटल 268 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री, ओनली 11 हैव बीन वुमेन। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में टोटल 268 जजेज हुए हैं, इनमें से ओनली 11 वुमेन जज रही हैं, जो कि 4.1% है। Currently, here are only one female judge. Presently, India has 25 high courts across the country. About 1,100 sanctions posts of the high court judges, nearly 670 are occupied men and only 103 by women. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर अबाउट 25 हाई कोर्ट्स हैं, जहां पर 1100 सैंक्शनड पोस्ट है। इनमें से 670 पोस्ट पर मैन है, जबकि 103 पोस्ट पर वुमेन है। इन कंपैरिजन टू द हायर जुडिशरी, द लोअर जुडिशरी हैज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जजेस। रीजंस ऑफ लोअर रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में वुमेन का लोअर रिप्रेजेंटेशन का क्या रीजन है?
Perhaps the entry of the lower judiciary is through an examination, while the higher judiciary is based on the collegium which informally choose candidate. लोअर जुडिशरी में जो एंट्री होती है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा एंट्री होती है। यही वजह है कि हायर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लो है। What are the reason for low women representatives? Women representatives के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैट्रियार्की इन सोसाइटी। द प्राइमरी रीजन इज डीपली पैट्रियार्की इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की नेचर है, ये भी एक रीजन हो सकता है। Number two, lack of suitable atmosphere. Women often have to face a hostile atmosphere within the courtrooms, more harassment, lack of respect from members of the bar and bench, the silencing of their opinion are some of the other traumatic experiences face many women lawyer. वुमेन के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर शायद हायर जुडिशरी में नहीं है। इन्हें हरासमेंट फेस करने होते हैं। बार और बेंच के अदर मेंबर्स के द्वारा लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें फेस करना पड़ता है। इनके ओपिनियंस को साइलेंस किया जाता है। ये कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं जो कि वुमेन लॉयर्स एंड जजेस के द्वारा फेस किए जाते हैं। Number three, opaque collegium system functioning. Higher judiciary has a collegium system which is more opaque and therefore more likely to reflect biases. So more women tend to enter the lower judiciary at the district level because of the method of recruitment through an entrance examination. हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो कि ओपेक सिस्टम है और लोअर जुडिशरी में एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू एंट्री होती है। यही वजह है कि लोअर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर है। नंबर फोर, नो वुमेन रिजर्वेशन। मैनी स्टेट इन इंडिया हैव अ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन द लोअर जुडिशरी बट इट इज नॉट इन द हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मैंने स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोअर जुडिशरी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है वुमेन के लिए। States such as Andhra Pradesh, Assam, Odisha, Telangana, and Rajasthan have benefited from such reservation as they now have 40 to 50% women judicial officers. Number five, lack of proper judicial infrastructure. Lack of judicial infrastructure is also barrier to women in the profession. Small courtrooms which are crowded and cramped, absence of childcare facilities and restrooms are all barriers. प्रॉपर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग भी वुमेन के लो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रीजन हो सकता है। स्मॉल कोर्ट्स रूम जो कि क्राउडेड होते हैं, क्रैम्प्ड होते हैं, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड रेस्ट रूम, ये सब वुमेन के लिए कुछ बैरियर्स हो सकते हैं। नंबर सिक्स, नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं किए गए हैं। To give adequate representation to women either in High Court or in the Supreme Court, no serious attempt has been made during the past 70 years. In our country, women constitute about 50% of the total population, and a large number of women are available in judicial services and in bar for elevation. But in spite of that, the number of women judges is small. इंडिया के ओवरऑल पॉपुलेशन में अबाउट 50% वुमेन पॉपुलेशन है। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जुडिशियल सर्विस में अवेलेबल है बट उनका एलिवेशन नहीं किया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस होगा जुडिशरी में? नंबर वन, मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस। मोर वुमेन यहाँ पर मोटिवेट होंगे जस्टिस करने के लिए। हायर नंबर ऑफ वुमेन जजेस कैन इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस एंड कैन इन्फोर्स देयर राइट्स थ्रू द कोर्ट्स। For example, if a transgender woman as a judge listening to the case of other trans women, it would inspire confidence in the litigant as well. हायर जुडिशरी में जितना ज़्यादा वुमेन का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वुमेन जस्टिस सीख करने के लिए मोटिवेट होंगे। एंड एग्जांपल के तौर पर जुडिशरी के अंदर अगर ट्रांसजेंडर वुमेन अदर ट्रांस वुमेन से रिलेटेड केस को लिसनिंग करेंगे देन ये ट्रांसजेंडर के बिटवीन कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। नंबर अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। More representation of women is really valuable to representation of various marginalized in the judiciary because of their different lived experience. This is means related question.
Discuss the desirability of greater representation of women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।